What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 हमने कल की क्लास में शुरू किया था और आज की क्लास में हमारा ये यूनिट 1 हो जाएगा कंप्लीट, समापन हो जाएगा इसका और कल हम लोग यूनिट 2 शुरू कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर बचे हैं, कंप्लीट करते हैं और एक यूनिट इसका भी समाप्त। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब देखो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है बच्चों। बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है। सेल के टाइम पे गुड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, आज आप सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हो, गुड्स आपके पास है ही नहीं, आप गुड्स को बेसिकली फ्यूचर में बेचने वाले हो। दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। समझे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ठीक है हम ये गुड्स सेल करेंगे इस पर्टिकुलर डेट पे फ्यूचर में, अभी तो गुड्स ही नहीं है एग्जिस्टेंस में, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, देखो जरा, और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। बहुत सिंपल है, सेलर ने ट्रांसफर कर दिया और एग्री कर दिया ट्रांसफर करने का कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप गुड्स में टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब आप समझते हो गुड्स क्या क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग क्या एक्सक्लूडिंग क्या, जरा लिखो कमेंट सेक्शन में फटाफट से। गुड्स में क्या क्या आया था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस क्या और माइनस क्या, कमेंट सेक्शन में भर देना फटाफट से, चेक तो करें याद है या नहीं है। और उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्री वाली चीजें इसके अंदर कंसिडर नहीं करी जाती। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब बिना किसी कंडीशन के और कंडीशनल हो गया कंडीशन के साथ। आगे क्या लिखा हुआ है, where under a contract of sale the property is transferred from seller to buyer, the contract is called sale। देखो लिखा हुआ है, जब प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर में, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। लेकिन where the transfer of the property in the goods is to be takes place at a future time, जब ओनरशिप ट्रांसफर होनी होगी फ्यूचर में, आज नहीं हो पाएगी क्योंकि गुड्स ही नहीं है, फ्यूचर में होनी होगी बच्चों, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, जब ओनरशिप यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, आज नहीं भविष्य में, आज नहीं, फर्क बेसिकली इसी चीज का होता है। सेल में आज ही होगा जो भी होगा, ओनरशिप आज ही ट्रांसफर होगी, और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, agreement to sales become a sale when the time elapse or the conditions are fulfilled subject to which the property is to be transferred। agreement to sell भी sale किस डेट पे बन जाएगा, जिस डेट पे आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। चलो सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर से डेफिनेशन लिखी हुई है सेल की और एग्रीमेंट टू सेल की, ये आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे। सेल का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, उसी टाइम। ठीक हो गया बच्चों। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा हुआ है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, अभी नहीं होता, किसी ना किसी फ्यूचर डेट पे होता है। क्लियर है जी, परफेक्ट। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ो जरा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। एक्स एग्री विद वाई ऑन 10th of October, ध्यान देना बच्चों, एक्स ने वाई के साथ एग्री करा 10 अक्टूबर 2022 पे, 10 अक्टूबर 2022 पे, डेट ध्यान रखना, दैट he will sell his car to Y on 10th of November 2022 for a sum of rupees 7 lakh। उसने बोला मेरी गाड़ी मैं आपको बेच दूंगा अगले महीने। तो बताओ क्या आज ये गाड़ी Y की हो गई? नहीं सर आज तो नहीं हुई, अगले महीने होगी जब वो पैसा देगा, फिक्स सम है 7 लाख रुपीस, वो पैसा देगा और आप इमीडिएटली उस टाइम पे ट्रांसफर करोगे तो उस टाइम पे वो सेल हो जाएगी। आज फिलहाल ये सेल नहीं है, आज क्या है, ये एग्रीमेंट टू सेल है। सर आज ही एग्रीमेंट कैसे हो गया, देखो एक्स ने एग्री करा वाई के साथ, एक्स ने वाई को बोला ठीक है
मैं आपको अपनी गाड़ी अगले महीने की 10 तारीख को 7 लाख रुपए में दे दूंगा, बेच दूंगा, तो दिस इज नॉट सेल टुडे, दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलैप्स। अब देखो जब 1 महीने बाद टाइम इलैप्स हो जाएगा, ये 1 महीना पूरा हो जाएगा, तो एटीएस भी सेल बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट सर, क्लियर 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 क्लियर। इसके बाद बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपने सेल भी देख लिया, एग्रीमेंट टू सेल भी देख लिया, कि दोनों ही चीजें आपने पढ़ ली। अब क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं जो होनी इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक कंडीशंस बड़े साधारण है बच्चों, ये सब जानते हो आप। बेसिक कंडीशंस बहुत ही सिंपल सी हैं। क्या क्या है? सबसे पहले देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। 2 पार्टी कौन कौन भाई? एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए। बिना बायर सेलर के सेल कैसे होगी? दूसरा क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। किस चीज की आपकी डीलिंग होनी चाहिए? गुड्स की। अब गुड्स क्या होता है मैंने तुम लोग को पीछे पढ़ा दिया। उसके बाद प्राइस इन मनी, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बार्टर वाटर नहीं चलता, पैसे का मतलब पैसा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है यानी आज ही करो, कंडीशनल भी हो सकता है यानी कि एग्रीमेंट टू सेल किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड भी हो सकता है। ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी इसेंशियल्स होते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसेंशियल्स हैं, कि जो लोग डील कर रहे हैं वो साउंड माइंड हो यानी अनसाउंड माइंड ना हो, कंसीडरेशन होना चाहिए यानी कि पैसे का लेन देन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना। और भी बहुत सारे इसेंशियल्स होते हैं, वो पूरे डिटेल में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ेंगे। सही है जी, परफेक्ट। फ्री कंसेंट होना चाहिए यानी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी में वही माइनर ना हो, साउंड माइंड हो, है ना, किसी तरीके का एलियन एनिमी वगैरह नहीं होना चाहिए, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। लीगल होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस बच्चों हमारे पास किसमें आ जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरा करने के लिए। अब डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ये बड़ा आसान है यार, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, क्या फर्क होता है सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में बच्चों। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, तो बहुत क्लियर है, आज ही होगी, इमीडिएटली ट्रांसफर होगी सेल में। एग्रीमेंट टू सेल में कब होगी? ऑन द फ्यूचर डेट, या जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करने पे हो जाएगी। सही है जी। इसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड है बेटा। एग्जीक्यूटेड का मतलब जिसके बदले में पैसा ले लिया गया है, पैसे का लेन देन हो चुका है, कोई फ्यूचर के लिए नहीं है, एग्जीक्यूट हो चुका है, ये एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी का मतलब पैसे का लेन देन फ्यूचर में होगा, तो एग्जीक्यूटेड होती है जिसमें दोनों पार्टी ने अपना अपना काम निभा दिया। एग्जीक्यूटरी होता है जो फ्यूचर में निभाया जाएगा। सही है जी। इसके बाद रेमेडीज फॉर ब्रीच। ब्रीच का क्या मतलब होता है बेटा? कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। तो सेल के केस में क्या रेमेडी है? सेल के केस में क्या रेमेडी है बच्चों की? मैंने अपनी गाड़ी किसी को सेल करी और सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिए, गाड़ी ले गया, तो मैं अपनी गाड़ी वापस से रिकवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस ऑफ द गुड। मैं सबसे पहले तो स्यू कर सकता हूं, केस कर सकता हूं कि भैया मेरे पैसे दो, आपने गाड़ी ले ली मेरे से, मेरे पैसे वापस करो बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में तो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई, एग्रीमेंट टू सेल में तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं, वो तो फ्यूचर में होनी थी। तो वहां पे कैसा, वहां पे क्या चलेगा? वहां पे बच्चों सिर्फ डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। डैमेजेस का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा तो इस एग्रीमेंट के चक्कर में नुकसान हो गया, हमने आगे कहीं एग्रीमेंट कर दिया था और तुम अब मना कर रहे हो कि ये चीज नहीं हो पाएगी, तो डैमेजेस तो क्लेम हो सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द एग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। प्राइस के लिए नहीं, सिर्फ डैमेजेस के लिए। ठीक है ना। अब डैमेजेस कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से एग्रीमेंट टू सेल करके चले गए कि ठीक है आप अपना सामान मुझे ही बेचना, मैं इतने में आपसे खरीदूंगा। मैंने कहा ठीक है यार। अब मेरे पास उसके बाद और भी कस्टमर आए जो मुझे उससे ज़्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं एग्रीमेंट कर चुका था तो मैंने कहा यार अब क्या घपला करना, छोड़ यार, एग्रीमेंट तो हो ही चुका है किसी के साथ, इसके साथ धोखा क्या करना। मैंने नहीं बेचा। जब मैं गया सामान लेके तो सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। अब बताओ, ब्रीच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा रहा है, एग्रीमेंट तोड़ा जा रहा है, लेकिन
क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी तो मैं उससे प्राइस क्लेम नहीं कर सकता, मैं बस डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, परफेक्ट सर। लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज का क्या मतलब होता है कि नुकसान किसका होगा। अब देखो सेल में तो मैं बेच चुका हूं, अब जो भी लॉस होगा बायर का लॉस है भाई, मेरे को क्या मतलब है, मैंने तो बेच दिए ना आपको गुड्स, जब आपके गोदाम में से चोरी हो गए तो आपका घाटा है भाई, मेरे को क्या मतलब है ना। तो सब्सिक्वेंट लॉस या डिस्ट्रक्शन होता है गुड्स में तो वो लायबिलिटी ऑफ द बायर है बच्चों, बायर का है वो लायबिलिटी, सेलर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो सेल हुई नहीं, यहाँ पे तो फ्यूचर में होनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल वही अभी पीछे एक्स और वाई वाला एग्जांपल था, एक्स ने बोला था अगले महीने में अपनी गाड़ी सेल करूंगा, इस पीरियड के बीच में गाड़ी चोरी हो जाए तो किसका घाटा है, क्या वाई को ऊपर डाल देगी भाई तेरा घाटा है, गाड़ी चोरी हो गई, नहीं एक्स का ही रहेगा। सच लॉस इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर। ठीक है, बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क किसका होता है, द रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर सिंस रिस्क फॉलो ओनरशिप। ये देखो क्या बढ़िया लाइन लिखी है, रिस्क फॉलो ओनरशिप, जो ओनर है उसका रिस्क है। यहाँ पे तो बायर ओनर हो जाता है क्योंकि आप बेच चुके हो, यहाँ पे सेलर ही ओनर है। ये बढ़िया लाइन है, याद रखना, रिस्क फॉलो ओनरशिप। ओके सर, नेक्स्ट क्या आ रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों नेचर ऑफ राइट्स, इसका मतलब आपको कैसे अधिकार मिलते हैं अगर आप माल बेच चुके हो यानी सेल में, या एग्रीमेंट टू सेल है तो कैसे राइट्स हैं। तो देखो दो वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे, जस इन रेम एंड जस इन पर्सोनम। देखो बच्चों जस का मतलब होता है राइट्स, जस का मतलब क्या है, जस मीन्स राइट, यहां पे भी जस मीन्स राइट। रेम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, रेम का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, या ऐसा बोल दो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बड़ा आसानी से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कोई माल बेचा, या वही एक्स और वाई गाड़ी वाला ले लो, जब हम वही ले रहे हैं आज एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को अपनी गाड़ी बेच दी। ठीक है, अब एक्स ने वाई को जब गाड़ी बेच दी, पैसा आ गया, अब वाई को ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वाई के पास सारे राइट्स आ चुके हैं उस गाड़ी से रिलेटेड। वाई आज से ओनर है, वाई उसको चाहे बेचे, चाहे उसको एंजॉय करे, चाहे उसको अपने घर पे खड़ा रखे, कुछ भी करे, सारे अधिकार वाई के हैं। अब वाई को आके कोई नहीं बोल सकता कि भैया ये गाड़ी आपकी नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं बोल सकता। अब चाहे एक्स भी वापस आ जाए, वो बोले कि नहीं नहीं ये गाड़ी तो मेरी है, बिल्कुल भी नहीं। पैसे दे दिए, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, अब वाई के पास ही हैज द राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड कि भैया कोई आके कुछ भी कहते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी मेरी है। समझे। अब सिमिलरली क्रिएट जस इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्सोनम का मतलब है पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और वाई ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, एक्स ने वाई को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, वाई ने पैसे नहीं दिए, तो एक्स के पास अधिकार है कि वो वाई को स्यू करेगा, यानी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट राइट है। इसको बोलते हैं जस इन पर्सोनम, इसको बोलते हैं जस इन रेम। जस इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, सारा अधिकार होना एक इंडिविजुअल का, चाहे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, वो ओनरशिप राइट्स एंजॉय करेगा। पूरे वर्ल्ड एक तरफ हटा देंगे, सारे अधिकार उसी के हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, राइट ऑफ रीसेल, क्या एक सेलर उस सामान को दोबारा से रीसेल कर सकता है। एक्स ने वाई को गाड़ी बेची, फिर वही गाड़ी जेड को बेच दी, पॉसिबल ही नहीं है भैया, अब तो ओनर ही नहीं है, वो कैसे बेचेगा। तो सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। लेकिन यहाँ पे एक्स ने वाई को प्रॉमिस करा था कि ठीक है भैया मैं आपको गाड़ी बेचूंगा अगले महीने, क्या वो रीसेल कर सकता है वो ना पूरा करके पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट। देखो लिखा हुआ है सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर, अभी तो ओनरशिप उसी की है तो वो सेल कर सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, बच्चों अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, देखो जब भी सेलर इंसॉल्वेंट होगा तो सेलर का ऑफिशियल असाइनी आएगा। कौन आएगा, ऑफिशियल असाइनी। और जब बायर इंसॉल्वेंट होगा तो बायर का ऑफिशियल असाइनी आएगा। कोर्ट क्या करता है बच्चों, एक असाइनी अपॉइंट करता है कि अब आप इनके सारे के सारे हिसाब किताब निपटवाओ। ठीक है, तो अगर सेल के केस में सेलर जो है वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अब सेलर तो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो ऑफिशियल असाइनी है
वो बायर से पैसा रिकवर करके देगा, वो बायर के ऊपर केस कर सकता है। लिखा हुआ है द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर, वो बायर से पैसा रिकवर करेगा, ठीक है। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑफिशियल असाइनी जो है वो गुड्स दिलवाएगा उसको, ठीक है ना। सपोज ऐसा हुआ कि बायर ने पैसा पे कर दिया था और सामान नहीं मिला, वो इतने में वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो ऑफिशियल असाइनी है वो उसको गुड्स प्रोवाइड कराएगा। इधर क्या लिखा हुआ है देखो, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में होता है अगर सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बहुत सिंपल है, असाइनी बोलेगा ठीक है जी, अब हमारा जो सेलर है वो तो हो चुका है इंसॉल्वेंट, तो सारा का सारा कंट्रोल ऑफ गुड्स किसके हाथ में आ जाएगा, असाइनी के हाथ में आ जाएगा। वो अपने हिसाब से एग्रीमेंट टू सेल को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है बस असाइनी करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स, प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। भाई प्राइस कैसा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था ना, राइट। और बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए एटीएस में, एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्रीमेंट टू सेल में अभी ऑनरशिप आप ही के पास है, गुड्स भी आप ही के पास है, तो ठीक है, वो इंसॉल्वेंट होगा तो छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, खत्म, सिंपल सा था बच्चों, ठीक है जी, क्लियर है। ये हमारे पास डिफरेंस होता है सेल में और एटीएस में। अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी चीजें और हैं, जैसे सेल एंड हायर परचेज में क्या फ़र्क होता है, सेल एंड बेलमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है जी। सेल एंड हायर परचेज, सर सेल एंड हायर परचेज फ़र्क क्या है बच्चों। सेल तो तुम्हें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दी है ना, कि एक बायर होगा एक सेलर होगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक पैसे देगा एक गुड्स देगा और सब कुछ होना है, ये बेसिकली सेल है। हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज में किस्तें बनती हैं बेटा, जैसे ईएमआई पे सामान ले लेते हैं ना हम लोग, इंस्टॉलमेंट्स पे जब सामान लेते हैं तो किस्तें बनती हैं। अब सपोज मैंने कोई गाड़ी ली, बढ़िया सी लग्जरी गाड़ी ली, ठीक है। अब लग्जरी गाड़ी मैंने ली और उस गाड़ी की मैंने किस्त बनवाई 5 साल की, 5 साल में 12 × 5 60 इंस्टॉलमेंट्स बन गई। तो जब तक मैं 60 किस्त नहीं भरूंगा तब तक मैं ऑनर नहीं बनूंगा बच्चों। 60 इंस्टॉलमेंट्स भरने के बाद ही आई विल बिकम द ऑनर ऑफ दैट कार, उससे पहले मैं ऑनर नहीं हूं, उसको क्या बोलते हैं, हायर परचेज। तो हायर परचेज में क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, और सेल में तो कोई किस्तें होती नहीं है, इमीडिएटली हो जाता है। तो हायर परचेज और सेल में काफी फर्क होता है, सब आपको अभी पढ़ लेना है, ठीक है जी, परफेक्ट। अब देखो, सेल एंड हायर परचेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज वेरी क्लोजली एंड इंडीड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज इज द सेल ऑफ गुड्स अल्टीमेटली। बोल रहा है हायर परचेज में भी गुड्स ही बेचने हैं, लेकिन फर्क है ना, ऑनरशिप एक में अभी ट्रांसफर होगी, एक में आखिरी किस्त भरने के बाद ट्रांसफर होगी, सही है जी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हायर परचेज एग्रीमेंट्स आर गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट। पहली चीज पता होना चाहिए, हायर परचेज एग्रीमेंट्स के लिए हायर परचेज एग्रीमेंट अलग है, हायर परचेज एक्ट अलग है। टर्म हायर परचेज एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर। हायर का मतलब क्या होता है, आपको पहले ही दे दिए जाते हैं गुड्स, आप यूज करो, पोजेशन आपके पास आ गया, पोजेशन का मतलब कब्जा आपके पास आ गया। मैं गाड़ी तो लेके आ गया ना पहले दिन ही शोरूम से, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं अभी भी, समझे। मालिक अभी भी कौन है, कंपनी ही है, बात समझे। देखो लिखा हुआ है, अंडर विच द हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर। पोजेशन जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है और उसके बदले में अमाउंट मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में। गाड़ी लेके आ गया, कब्जा मेरा हो गया गाड़ी पे, अब मैं धीरे धीरे उसका पेमेंट करता रहूंगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू सच अ पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, यानी ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब मैं आखिरी किस्त भर दूंगा बच्चों। उसके बाद पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। जब तक मैंने आखिरी किस्त नहीं भरी तब तक मैं ऑनर नहीं बना, जब तक मैं ऑनर नहीं बना उससे पहले ऑनर जब चाहे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा तो अपनी गाड़ी वापस ले जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा तो गाड़ी वापस ले जाएगा। अब सर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का अधिकार किसके पास है, मेरे पास है भाई। मैं गाड़ी लेके आया हूं और मुझे लग रहा है कि मैं अब किस्तें नहीं भर सकता, 1 साल के बाद मुझे लगा मेरे बजट से बाहर है भाई, मैं नहीं भर पाऊंगा, तो मैंने सामने वाले को बोला भैया
आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने खरीद तो ली गाड़ी लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं भर सकता आगे की किस्तें, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वो क्या करेगा, अपनी गाड़ी उठा के मेरे पास से ले जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। क्या क्या फर्क आता है जी, लो सेल और हायर परचेज। सबसे पहले टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा सर, सेल में तो अभी हो जाएगा इमीडिएटली, और हायर परचेज में कब होगा, आखिरी किस्त के बाद, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पार्टी, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। बायर कौन बन जाता है, ओनर बन जाता है सेल में तो, लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, बेली है वो। बेली का मतलब है कि उसने बस किसी पर्पस के लिए अभी ली है, वो मालिक नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ यूज कर सकता है उसको, ओके। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल में बायर जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता, सेल में तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इमीडिएट ही होना है, पैसा देना ही पड़ेगा। बट हायर परचेज में मैंने आपको बताया ना, जैसे 1 साल बाद मैंने बोला नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, द हायरर में इफ ही सो लाइक्स टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। कोई लाइबिलिटी नहीं है, वापस कर सकता है वो, ठीक है। उसके बाद बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया फिर किसका रिस्क है, तो देखो सेलर रिस्क लेता है अगर कोई भी लॉस होगा इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर से। सेल के केस में, सेल के केस में क्योंकि इमीडिएटली होता है, अब अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो सारा रिस्क तो सेलर का ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, द ओनर टेक्स नो सच रिस्क इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट। ओनर यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेता, ओनर बोलता है भैया आप नहीं पे कर पाओगे, मेरा माल वापस, मेरे गुड्स वापस, गाड़ी वापस इमीडिएटली, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का क्या मतलब होता है, क्या बायर फर्दर उसको रीसेल कर सकता है, क्या ट्रांसफर कर सकता है अपना टाइटल आगे, हाँ बिल्कुल। सेल में तो बायर ओनर बन गया, कर सकता है। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर। लेकिन क्या हायरर कर सकता है, जो अभी खुद मालिक नहीं है वो कैसे करेगा, वो आगे टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ परचेजर अंटिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेल और बेलमेंट हो गया। बेलमेंट का क्या मतलब होता है, बेलमेंट का मतलब होता है जब गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि आप यूज कर लो, जब आपका पर्पस खत्म हो जाएगा गुड्स वापस, ठीक है। अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। इसका क्या मतलब हो गया सर, क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा सर इसके अंदर, आ जाओ इस पे चर्चा करते हैं। अब टेक्निकल टर्म्स पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ बेलमेंट का, ताकि तुम्हें ये अच्छे समझ में आ सके। देखो बच्चों, बेलमेंट मैंने आपको क्या बताया, किसी पर्पस के लिए गुड्स को देना। अब एज्यूम करो जैसे आई स्टे इन सहारनपुर, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, मेरे पास में ही हरिद्वार है, मेरे पास में ही ऋषिकेश है, तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है, 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हम ऐसे पहुंच जाते हैं क्विकली 1.5-2 घंटे में, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चंडीगढ़ रहते हैं, उनको हरिद्वार जाना है, उनको ऋषिकेश जाना है, बहुत शौक है उनको, तो वो यहाँ तक आते हैं, अपनी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी करते हैं, क्योंकि आगे का अगर आप व्हीकल 2 व्हीलर से जाओ ना तो मज़ा आ जाता है। वो मुझे बोलते हैं यार 2-4 दिन के लिए अपनी बाइक देना यार, हम बाइक से जाएंगे। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी गाड़ी खड़ी करो, मेरी बाइक ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, ठीक है, और मेरी बाइक ली, यानी मेरे गुड्स को लिया, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी को लिया, और उसको यूज करा 2-3 दिन के लिए और आके वापस कर दिया। बेलमेंट, सिंपल, बेलमेंट हो गया। जो ऑनर है बच्चों वो बेलर है, और जो यूज कर रहा है वो बेली है, सिंपल, ठीक है। आओ जी, देखो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब बताओ जरा, सेल में और बेलमेंट में सोचो बच्चों, क्या ऑनरशिप सेल में ट्रांसफर हो जाती है? अगर मैं गाड़ी अपनी, बाइक अपनी बेच दूं तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, हाँ। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, ये हो जाती है। अब बताओ क्या बेलमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? वो 2 दिन के लिए मेरी बाइक ले गया घूमने के लिए, तो क्या उसकी हो गई बाइक? नहीं सर, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, सिर्फ कब्जा उसके पास है, वो गुड्स उसके पास, ठीक है। फ्रॉम द बेलर टू द बेली फॉर एनी ऑफ द रीजंस लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। इसी को तो स्पेशल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ। इसके बाद बच्चों रिटर्न ऑफ द गुड्स,
क्या यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स होगा? भाई माल बेच दिया बस खत्म, बिका हुआ माल ना वापसी होगा ना बदला जाएगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ द गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे क्या है? द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, वो तो वापस करेगा ही जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा। कंसिडरेशन, यहाँ पे बच्चों पैसा का लेन देन होता है, यहाँ पे ग्रैटिट्यूअस और नॉन ग्रैटिट्यूअस हो सकता है। एक जना ग्रैटिट्यूड दिखा सकता है, ग्रैटिट्यूड की चलो यार धन्यवाद, मजा आ गया भैया, आपने बहुत हमारी सहायता करी, और एक कह रहा है चल ठीक है यार तो दोस्त है अपना भाई, ठीक है हमारा अधिकार है हम ले गए, तो नॉन ग्रैटिट्यूअस भी हो सकता है। चलो भैया, सेल और बेलमेंट हो गया। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब हो गया बच्चों सर्विसेज, तो सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सेल ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, बस ये है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज द वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और टू बी सोल्ड, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, कुछ वर्क ऑफ लेबर है, कुछ मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, सर्विसेज की बात कर रहा है बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क एंड लेबर एंड नॉट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। चलो सर, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता कैसे है, कब माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो? वो यार इसेंशियल एलिमेंट्स में पीछे पढ़ाए थे, सब इसेंशियल एलिमेंट्स जब पूरे होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। अब फालतू टाइम पास करेगा ये, आगे देखो 3-4 पेज बचे हैं, इसके अंदर अब बस छोटर पुटर चीजें हैं। बताओ सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। देखो सबसे पहले ऑफर होना चाहिए भाई, या तो सेलर ऑफर करेगा कि मैं बेचना चाहता हूँ, या बायर ऑफर करेगा मैं खरीदना चाहता हूँ आपका सामान। प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस ऑफर का, दोनों एग्री करें, दोनों एग्री करें यानी दो पार्टी हैं, प्राइस है और कोई गुड्स हैं जिसकी सेलिंग या बाइंग होनी है, पहली चीज तो ये है। दूसरा, देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएट डिलीवरी होनी चाहिए। अब देखो मे भी लगा हुआ है भाई, इमीडिएट भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। इमीडिएट होगा तो सेल हो जाएगा, फ्यूचर में होगा तो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, है ना। देयर में बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, या तो इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस होगा या फिर फ्यूचर डेट में भी हो सकता है, वही सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों की बात कर रहा है। देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, बोल रहा है इमीडिएट गुड्स डिलीवर होंगे, इमीडिएट प्राइस का लेन देन होगा, सेल, एग्जैक्टली सेल की बात कर रहा है। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है। और इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट ऑफ बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, एग्रीमेंट टू सेल। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ये सब कंडीशंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। जैसे आर एग्री टू डिलीवर हिज ओल्ड मोटरसाइकिल, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल 55,000 की टू एस, देखो दो पार्टी है, आर और एस है, गुड्स है, मोटरसाइकिल है, प्राइस है 55,000, बेसिक चीजें पूरी होती हैं। इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू मोटरसाइकिल एंड एग्री टू पे द डिफरेंस इन कैश। अब सर गुड्स के बदले में गुड्स हो रहा है, यहाँ तो मोटरसाइकिल के बदले में मोटरसाइकिल है सर, ये तो नहीं चलेगा। आपने बताया था बार्टर नहीं चलता, बच्चों मैंने तुम्हें बताया था प्राइस होना चाहिए, यहाँ प्राइस है तो बाकी डिफरेंस तो वो कैश में भर रहा है या नहीं भर रहा है। अगर एक बाइक के बदले में बाइक होता, कोई पैसे का लेन देन ही ना होता, तो प्राइस वाला एलिमेंट मिसिंग हो गया था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन रहा था। समझे मेरी बात को? चलो सर डन। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है सर? गुड्स ही तो होते हैं यार, मेन चीज तो गुड्स है, ठीक है। दो चीजें हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स। The goods which form the subject matter of contract of sale may be either existing goods, existing का मतलब क्या होता है? जो अभी ओनर के पास अवेलेबल हैं, which are acquired, owned, possessed by the owner, या फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो बोलेगा कि भैया मैं ला के दे दूंगा, है ना, अभी नहीं है लेकिन मैं ला के दे दूंगा, या पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, वही कॉन्टिंजेंट, राइट। क्या लिखा हुआ है? There may be a contract for sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen। देखो क्या लिखा हुआ है, contingent contracts का एग्जांपल दे रहा है। A contract for sale of certain cloth to be manufactured by certain mill is a valid contract। उसने बोला कि मैं आपको एक कपड़ा बेचूंगा, वो मिल मैन्युफैक्चर करके देगी, मैं आपको लाके दे दूंगा, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट। सही है जी।
परफेक्ट है, डन सर। इसके बाद आ रहा है गुड्स पेरिशिंग। पेरिशिंग का मतलब होता है बेटा खराब हो जाना, खराब हो जाना। अगर गुड्स खराब हो जाए बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही अगर गुड्स खराब हो जाए सर, तो फिर क्या, रे भाई क्या हो गया, लाइट को आजा 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 कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, खत्म होने वाला ना पहला यूनिट, एक्साइटेड है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड का क्या मतलब होता है बेटा, समाप्त, खत्म, कैंसिल। भाई अगर गुड्स ही खराब हो गए, पेरिश्ड हो गए, गुड्स खराब हो गए, तो कैसे होगी डीलिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और जिस गुड्स, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, गुड्स ही खराब हो गए, तो कहां से होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सर कैसे, एग्जाम्पल देखो, A agreed to sell B 50 bags of wheat stored in A's godown। A ने बोला कि भैया मैं आपको 50 गट्टे बेचूंगा व्हीट के, मेरे गोडाउन में रखे हैं, ठीक है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड। पानी भर गया गोडाउन में, एक भी नहीं बचा उसके पास, सारे खराब हो गए। अब बताओ क्या होगा सर, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, हो ही नहीं सकता, वॉइड हो गया। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नीदर पार्टीज वर अवेयर ऑफ द फैक्ट एग्रीमेंट इज वॉइड। किसी को नहीं पता था एग्रीमेंट वॉइड है जी। अच्छा सर, अब ये चीज ध्यान से देख लेना, ये चीज ध्यान से देख लेना, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, गुड्स खराब हुए बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि 10 अप्रैल को मैंने कोई एग्रीमेंट करा था कि भैया मैं 20 अप्रैल तक आपको ये पर्टिकुलर गुड्स दे दूंगा। सेल तो नहीं हो रही है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, तो सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट के बाद, यानी इन 10 दिन के बीच में अगर गुड्स खराब हो जाएं, अगर गुड्स खराब हो जाएं, अब क्या होगा सर, अब बताओ क्या होगा बच्चों। अब भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो नहीं हो पाएगा भाई, मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं दूंगा और मुझे पता भी नहीं था कि गुड्स खराब होने के कोई चांसेस हैं, लेकिन ये खराब हो गए अब बीच में, अब मैं परफॉर्म तो नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये हमारे पास जो बायर को हम बताएंगे कि भैया गुड्स खराब हो चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट अब इस सिचुएशन पे आके, यहाँ पे आके वॉइड हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently goods without any fault on the part of the seller or buyer। किसी का fault नहीं है, पता ही नहीं था किसी को भी, और ये खराब हो गए, perish और become so damaged that they no longer answer to the description। The agreement is thereby avoided or becomes void। ये agreement भी avoid किया जा सकता है। ठीक हो गया बेटा जी, क्या ये क्लियर है? आगे लिखा हुआ है पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स तो वैसे ही अभी नहीं थे, फ्यूचर में आने थे, फ्यूचर में बनने थे, वो पेरिश हो जाएं सर, तो फिर से वही वाली बात है कि पेरिश हो गए, खराब हो गए ना, फ्यूचर के गुड्स हैं। सपोज करो कि हम कोई फसल लगा रहे थे, कोई वीट लगा रहे थे, हमने बोला था कि कटेगी तो आपको दे देंगे, अब हुआ क्या जी, बारिश इतनी ज्यादा आई, खराब हो गई बिल्कुल, मैं दे ही नहीं सकता ना, मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, the destruction of such goods will amount to supervening impossibility and the contract shall become void। ठीक है, देखो ऐसा एग्जांपल लिखा हुआ है A agreed to sell B 100 tons of tomatoes। A ने बोला B को, मैं आपको 100 टन टमाटर बेचूंगा जो मेरी जमीन पे ग्रो होंगे अगले साल, नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर गुड्स हो गए बच्चों, बट द क्रॉप फेल ड्यू टू सम डिजीज इन प्लांट्स। क्रॉप फेल हो गई, कुछ डिजीज हो गई, उसने वादा किया था 100 टन का, तो ए सिर्फ डिलीवर कर पाया 80 टन ऑफ टोमेटोज। ए सिर्फ कितना दे पाया, 20 टन, सॉरी 80 टन, 20 नहीं दे पाया। तो लिखा हुआ है इट वॉज हेल्ड ए वॉज नॉट लाइबल एज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब भैया यहाँ पे ए क्या करे, परफॉर्म हो ही नहीं सकता ना यार, बीमारी फैल गई, क्या करे। ठीक है जी, परफेक्ट सर। इसके बाद क्या है, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। सर प्राइस कैसे फिक्स किया जा सकता है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। प्राइस कैसे फिक्स किया जाएगा बच्चों, देखो भाई प्राइस फिक्स करने के लिए या तो आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से प्राइस फिक्स कर लो,
राइट, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लो कि भैया आप प्राइस लगवा दो इसका। तो कई कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। देखो, प्राइस मीन्स द मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ द गुड्स, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 प्राइस कैसे हो सकता है, मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो और प्राइस फिक्स कर लो, और एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ वैल्यूअर, या तो आप किसी वैल्यूअर से आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक मैनर लिखा कि हम जो प्राइस फिक्स करवाएंगे किसी वैल्यूअर से कराएंगे, भाई या तो खुद कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो प्राइस फिक्स करके, या फिर आप किसी वैल्यूअर से प्राइस फिक्स करवा लो, या फिर डिटरमिन्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, जैसे जैसे डीलिंग होगी वैसे वैसे प्राइस फिक्स करते रहेंगे। यानी कि एक तरीका तो है अभी कॉन्ट्रैक्ट करके फिक्स कर लो, एक तरीका है किसी वैल्यूअर से फिक्स करवा लो, एक तरीका है जैसे जैसे डीलिंग चलती रहेगी वैसे वैसे प्राइस फिक्स्ड करते रहेंगे। तो ये 3 तरीके हैं बच्चों प्राइस को फिक्स करने के एज पर सेक्शन 9। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 10 क्या बोलता है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन का मतलब है वो जो आप प्राइस वैल्यूअर से लगवा रहे हो, सेकंड वाले पार्ट में लगवाया था ना, वैल्यूअर से लगवा लेंगे, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी लगाएगा, देखो, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से हमने डिसाइड किया था, कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा था कि थर्ड पार्टी कोई जो प्राइस कहेगा वो फाइनल कर लेंगे, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, ही ईदर डज नॉट, थर्ड पार्टी ने करा नहीं, और कैन नॉट मेक वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसने करा नहीं या कर ही नहीं पा रहा तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, इन केस द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। एक पार्टी प्राइस लगने ही नहीं दे रहा, एक पार्टी प्राइस लगने ही नहीं दे रहा सर, मतलब ये एज्यूम करो कि ए के पास कोई बाइक है और उसने बी को बोला कि भैया ये बाइक आप खरीद लेना, ठीक है। अब बी ने बोला बताओ कितने की, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। ए ने बोला यार ये प्राइस ना मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा और मेरे पापा बताएंगे। बी ने बोला ठीक है, जैसा आपके पापा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। तो प्राइस किसके ऊपर जा रहा है, थर्ड पार्टी के ऊपर जा रहा है। इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक तो ये है कि जो पापा हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, वो प्राइस लगा ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि प्राइस नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा ये है कि ए बेचना ही नहीं चाहता, तो ए अपने पापा को बोल रहा है यार आप लगाना मत प्लीज, आप गोली देते रहो इसको, गोली देते रहो, गोली देते रहो, यानी डिफॉल्ट कर रहा है। इन केस थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, द पार्टी एट फॉल्ट विल बी लायबल टू द डैमेजेस। अब ये पार्टी एट फॉल्ट होगा ना, ए नहीं देना चाहता, ये पार्टी एट फॉल्ट है, तो जो भी बी को नुकसान होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को टूटने की वजह से तो डैमेजेस देना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, हाउएवर अ बायर हु हैज रिसीव्ड एंड एप्रोप्रिएटेड द गुड्स, अ बायर हु हैज रिसीव्ड, अब सपोज करो कि ये जो बी है ये गुड्स रिसीव कर चुका था, ये बाइक रिसीव कर चुका था और अब थर्ड पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्राइस लगाए, तो फिर पैसा तो देना है, तो फिर ये रीजनेबल प्राइस पे करेगा। रीजनेबल का मतलब जो भी मार्केट प्राइस होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी लीगैलिटी के साथ वो पे करेगा, ठीक है। However, a buyer who has received and appropriated the goods must pay a reasonable price for them in any eventuality. Example देखो क्या लिखा हुआ है, P is having 2 bikes, P के पास 2 बाइक्स हैं, उसने बोला कि दोनों बाइक्स वो S को बेच देगा उस प्राइस पे जो फिक्स करेगा Q। अब देखो सेलर और बायर कौन है, P और S, प्राइस कौन फिक्स करेगा, Q। He gives the delivery of 1 bike immediately, एक उसने immediately दे दी, Q refuses to fix the price। अब Q ने बोला मैं तो भैया कोई प्राइस वाइज नहीं बताऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो नहीं बताऊंगा। As such, P asks S to return the bike already delivered while S claims for the delivery of the second bike too। P बोल रहा है जो मैंने आपको बाइक डिलीवर कर दी आप प्लीज वो वापस कर दो। S बोल रहा है भैया दूसरी बाइक भी डिलीवर करो फटाफट। In the given instance, buyer S shall pay a reasonable price to P for the bike। S ने जो बाइक ले ली है अब वो उसको यूज कर चुका है, अप्रोप्रिएट कर चुका है, तो वो उसका एक रीजनेबल प्राइस पे कर दे क्योंकि फिक्स नहीं हो पा रहा। एज रिगार्ड्स द सेकंड बाइक द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी मना कर देता है। देखो सेकंड वाली बाइक के लिए ये चल जाएगा, फर्स्ट वाली बाइक के लिए ये चल रहा है क्योंकि वो रिसीव कर चुका है,
अप्रोप्रिएट कर चुका है तो वो उसका रीजनेबल प्राइस देगा। दूसरी वाली अभी उसने रिसीव नहीं करी थी और थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किया जा सकता है। परफेक्ट हो गया बच्चों, डन सर। लो जी, समाप्ति, टन टना टन टन। यूनिट नंबर 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज ओवर। कल हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे और आगे की चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।